नमस्कार। आप सत्प्रयास शुरू कर चुके हैं। पूरा भारत आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने ऐसे समय में देश को संभाला जब देश एक सूत्र में नहीं बंधा हुआ था। सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वे पेशे से एक वकील भी थे। उनके मजबूत इरादों के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों की राजनीति में सरदार पटेल का नाम काफी बार एकता के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उन्हें अपना आदर्श बताने की बहुत कोशिशें भी की हैं। इसके अलावा जनता के एक सेक्शन में यह धारणा भी बनी है कि पटेल के साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन आखिरी समय में प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। इस सेक्शन का मानना यह है कि अगर नेहरू की जगह वो देश के प्रधानमंत्री होते तो आज भारत कहीं ज़्यादा मजबूत होता। इस धारणा को बेहतर जानने के लिए हम फिर कभी इतिहास के पन्नों को पलटाएंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं सरदार पटेल और उनके आरएसएस से संबंधों की। सरदार पटेल पर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पक्षधर थे। उन्हें संघ का बचाव करने वाले संघ समर्थक के तौर पर जाना जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उस समय वल्लभ भाई इस विचारधारा के प्रति आकर्षित हुए थे। इन संगठनों के बारे में सरदार ने विभाजन के दौरान और खासकर महात्मा गांधी की हत्या के बाद अपने विचार जाहिर किए थे। आइए जानते हैं कि गांधी की हत्या से पहले आरएसएस पर पटेल क्या सोचते थे। सरदार पटेल हिंदूवादी, पारंपरिक और राष्ट्रवादी थे। संघ भी हिंदुत्व की बातें करता है। पटेल भले खुद कांग्रेसी रहे हों, मगर उन्हें आरएसएस से कोई परेशानी नहीं थी। उनकी नज़र में संघ देशभक्त था। जनवरी 1948 में उन्होंने गांधी की हत्या से पहले कहा था, आप डंडे के जोर पर किसी संगठन को नहीं कुचल सकते। डंडा तो चोरों और डकैतों के लिए होता है। संघ तो देशभक्त है, उसे अपने देश से प्यार है। बस उनकी सोच की दिशा थोड़ी भटक गई है। कांग्रेस के लोगों को उन्हें प्यार से जीतना होगा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त वो देश के गृह मंत्री थे। हालांकि तकरीबन 1.5 साल बाद ये बैन हटा भी दिया गया, मगर उन्होंने आरएसएस की विचारधारा और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह भी साफ कर दिया कि संघ राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाएगा। 27 फरवरी 1948 को नेहरू को भेजी अपनी चिट्ठी में पटेल ने लिखा था कि गांधी की हत्या में आरएसएस शामिल नहीं थी। ये काम हिंदू महासभा के कट्टर धड़े का था, जो सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था। उसी ने यह साजिश बनाई, मगर गांधी की हत्या का स्वागत किया संघ और महासभा ने। ये लोग गांधी की विचारधारा, उनकी सोच के सख्त खिलाफ थे। मगर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि संघ या हिंदू महासभा के किसी और सदस्य पर इस अपराध का इल्जाम लगाना मुमकिन है। आरएसएस के अपने पाप और अपराध हैं जिनका उसे जवाब देना है, मगर ये काम उन्होंने नहीं किया। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जुलाई 1948 में पटेल को एक चिट्ठी लिखी। इसमें आरएसएस से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। इस पर पटेल ने 18 जुलाई 1948 को जवाब दिया कि महात्मा गांधी की हत्या का मामला कोर्ट में है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि पटेल ने अपने पहले के बयानों का हवाला देते हुए ये साफ कर दिया कि भले ही गांधी की हत्या में संघ का सीधा हाथ नहीं है, लेकिन संघ के कारण ऐसा माहौल बना जिससे गांधी की हत्या हुई। पटेल ने आगे लिखा कि संघ की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए जोखिम भरी थीं। वल्लभ भाई पटेल के कारण हुआ था 562 रियासतों का एकीकरण। आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी भारत को संपूर्ण भारत बनाना। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी, जो भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहां की प्रजा ने विरोध कर दिया तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और इस प्रकार जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरएसएस पर क्या सोचना था।
आज के लिए बस इतना ही। आप अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखिए। नमस्कार।